दोस्तों नमस्कार। कल हमने इस आज के पहले के वीडियो में पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में चर्चा की थी और ये भी कहा था कि अगला वीडियो हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए बनाएंगे, जिसके लिए पार्टनरशिप को जानना जरूरी है। तो आज हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ बी कुमार और आप देख रहे हैं बी कुमार चैनल। पहले की भांति जो मैं प्रतिदिन कहता हूँ, वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो कृपया वो पहले ही कर दें अगर अच्छा लगता हो तो। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दोनों भिन्न हैं। पार्टनरशिप मैंने कल बताया था कि उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए सरकार ने एक पार्लियामेंट से अलग एक्ट इनेक्ट किया, बनाया। ये 2008 में एक्ट पास हो गया, 1 अप्रैल 2009 से लागू हो गया। तो इसके लिए अलग से एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। मैं फिर से बता दूं कि मैं जो भी बात करता हूं, जिस टॉपिक के बारे में, मेरा मूल उद्देश्य होता है उस चीज़ को आपको समझ जाना। चीज़ को जब आप समझ जाएंगे तो बाकी सब डेरिवेटिव ही रहता है, उससे ही निकला हुआ रहता है। बैंक जो है ये कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। बैंक एक दुकान है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। बैंक क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक भारत सरकार की एक दुकान है जहां हम पैसा खरीदते हैं और पैसा बेचते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान में हमेशा रखना है कि बैंक कोई भी अपना स्कीम फ्रेम करता है तो सरकार के नियमों के तहत, सरकार मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एनआई एक्ट, कंपनी एक्ट, मतलब उस सिलसिले में जो भी एक्ट हो सकता है उसका पालन करते हुए अपना स्कीम सब डिजाइन करता है और उसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचता है। ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग बैंक के बारे में पहले क्लियर हो लें कि ये कोई कानूनी निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है, ये बिजनेस करने वाली संस्था है। हम थोड़ा सा सामाजिक काम भी करते हैं, चैरिटेबल वर्क सब भी हम करते रहते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है आमदनी करना, अर्थात प्रॉफिट करना। और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए वो प्रॉफिट शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है, जिसमें भारत सरकार भी है और दूसरे भी है। तो ये हो गई बात। अब हमने ये बता दिया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत बना और 1 अप्रैल 2009 से चालू हो गया। पार्टनरशिप में हमने कहा था कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है और हमने कहा था कि ये लीगल एंटिटी नहीं है। यहाँ क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसका भी रोल होता है और एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ। ये पहला फर्क। दूसरा, हमने वहां कहा था कि पार्टनरशिप फॉर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैं समझा दूं, जैसे उदाहरण के लिए एबीसी एक बैंक है, उसमें डायरेक्टर्स हैं, मेन डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और दूसरे भी डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर आते और जाते रहते हैं और बैंक वैसे ही चलता रहता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही होता है। तो ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन ये सेपरेट लीगल एंटिटी इसको दर्जा दिया गया है। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, असेट भी ओन कर सकता है अपने नाम में, दूसरे को भी इश्यू कर सकता है और दूसरा भी इसको इश्यू कर सकता है। ठीक है? अब है कि डेथ ऑफ पार्टनर से जो है
इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होता है। वहाँ हमने क्या बताया था कि पार्टनर अगर गुजर गया तो खाता का संचालन रोक दीजिए, नया से खाता खोलिए, अगर डेबिट बैलेंस है तो नया लिमिट दीजिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो तो हमने कल बता दिया, हम मान के चलेंगे कि वो सब आप लोगों को पता है। तो इसमें क्या है कि डेथ ऑफ पार्टनर का अगर डेथ होगा तो एलएलपी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। अब इसमें क्या है, पार्टनर हैव द राइट टू मैनेज द बिजनेस डायरेक्टली। पार्टनर सबको बिजनेस मैनेज करने का, डायरेक्ट मैनेज करने का पावर है, जो कंपनी के केस में नहीं है। क्योंकि एक कंपनी का बहुत सारा शेयर होल्डर होता है, वो सारा शेयर होल्डर उसके बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए किसी बैंक का आप शेयर खरीद के रखे हुए हैं, तो उसके तो शेयर होल्डर आप हैं, लेकिन उसको बैंक के चलाने में आपका क्या हाथ है? उसमें कुछ नहीं है। दाम बढ़ता है घटता है, वही आपके लिए बहुत है। दाम बढ़ गया बेच लो। तो कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे के पार्टनर के द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। मीन्स वन पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द वर्क डन बाय अनदर पार्टनर। ये हो गया। खाली उस बात को छोड़ के जहां बताया गया है, कुछ खास खास पॉइंट दिया गया है, उसमें कहा गया है कि दूसरे पार्टनर के लिए भी आप लायबल हो जाइएगा। उसको हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को यही जानना है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल नहीं है। अब इसमें इसका नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब एक पार्टनर का उतना ही लायबिलिटी है जितना उसको एलएलपी में कंट्रीब्यूशन है, इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी है। एक पार्टनर कितना के लिए लायबल है? जितना उसका कंट्रीब्यूशन उस एलएलपी में है। अब इसमें क्या है कि पर्सनल असेट जो होता है पार्टनर का, उसको नहीं पकड़ा जा सकता है। कहाँ? जहां की फ्रॉड नहीं हुआ हो। अगर फ्रॉड हुआ तो पकड़ा जाएगा। बैंक अगर पर्सनल गारंटी ले लिया है तो भी पकड़ा जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो है दो जो है इंडिविजुअल डिजिग्नेटेड पार्टनर होगा, जिसमें एक कम से कम इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरा एनआरआई भी हो सकता है। पार्टनरशिप के लिए क्या है, कम से कम कितना आदमी चाहिए? 2, जिसमें एक इंडिया का होना चाहिए और दूसरा बाहर का भी हो सकता है, एनआरआई हो सकता है। ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो है या कंपनी है और दूसरा कोई एलएलपी है, वो इसका पार्टनर हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, कोई कंपनी और दूसरा कोई एलएलपी भी इसका पार्टनर बन सकता है। इसका राइट्स एंड ड्यूटीज जो है पार्टनर का, उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उसके द्वारा गवर्न होगा। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसी को मानना होगा। एलएलपी जो है एनुअल अकाउंट मेंटेन करेगा। जैसे कंपनी एनुअल अकाउंट मेंटेन करता है, वैसे एलएलपी जो है वो एनुअल अकाउंट मेंटेन करेगा। अब कोई फर्म है और कोई कंपनी है, वो अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकता है। अब एक पार्टनर को अगर रिजाइन करना है एलएलपी से, तो उसको 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। एलएलपी जो है पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकता है, लेकिन कंपनी क्या है, पब्लिक से फंड रेज करती है। एलएलपी पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकता है। कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के कंसेंट लिए बिना एक्ट कर सकता है। इसमें क्या होता है कि ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें
जो इसके पार्टनर हैं उससे इसका मैनेजमेंट नहीं छीना जाता है, मतलब मैनेजमेंट वही करता रहता है। अब हमने पार्टनरशिप फॉर्म में कहा था कि कितना पार्टनर उसमें हो सकते हैं, वो हमने बताया था। अब है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हो सकते हैं। दोस्तों, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में मोटे तौर पर इतना ही बात है। ये भिन्न कैसे हुआ कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, आरओसी से भी इसका ताल्लुकात रहेगा। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से पूछे बिना भी कुछ काम कर सकेगा। और पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड है, कहाँ तक, जिस हद तक उसका कंट्रीब्यूशन है। अगर पार्टनर रिजाइन करके जाना चाहता है तो 30 दिन का नोटिस देना उसको जरूरी है। तो हम समझते हैं कि पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपको अंतर पूरा स्पष्ट हो गया होगा। तो ये बातें थी आज एलएलपी के बारे में। अब मेरे मन में आता है कि कुछ बैंक के जो टर्मिनोलॉजी हैं उस सब पर भी कभी कभी कुछ चर्चा किया जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे फॉलोअप के बारे में, या उसको छोड़ देते हैं, आज छोड़ देते हैं, चलिए हटाइए, एक फुल टॉपिक पकड़ेंगे पूरा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर, नहीं तो फॉलोअप के बारे में बता देते हैं। एक होता है फॉलोअप, दूसरा है मॉनिटरिंग। हम क्या करते हैं, किसी काम को फॉलोअप करते हैं, उसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो फॉलोअप और मॉनिटरिंग वर्ड तो हमेशा सुनते रहते हैं हम शाखाओं में, ऑफिस में, लेकिन इस दोनों में कुछ फर्क होता है कि दोनों एक ही जैसा है। तो हमारे समझ से तो इस दोनों में फर्क है। फॉलोअप अलग बात है और मॉनिटरिंग अलग बात है। अब उदाहरण के लिए, एक रीजनल ऑफिस, एक जोनल ऑफिस एक ब्रांच को लेटर देता है कि भाई आपका एक्सपायरी ऑफ नोट का जो स्टेटमेंट है, जो फना फना डेट को ड्यू हुआ था, 3 महीने गुजर गए, अभी तक नहीं आया, फर्स्ट रिमाइंडर। फिर भी नहीं आता है, दूसरा दिन, हमने पहला इस रेफरेंस से आपको फर्स्ट रिमाइंडर दिया था लेकिन अभी तक नहीं मिला, पत्र मिलते ही आप उसको तुरंत भेजिए सेकंड रिमाइंडर। फिर भी नहीं आता है, फिर वो दोनों रिमाइंडर को कवर करते हुए, रेफर करते हुए हम कहते हैं कि भाई अभी तक नहीं मिला, अब आपके ऊपर जो है हम एक्शन ले लेंगे और मैटर जो है HRM सेक्शन को हम भेज देंगे थर्ड रिमाइंडर, थर्ड एंड लास्ट रिमाइंडर। कृपया इसको लास्ट रिमाइंडर समझे। ये हुआ फॉलोअप। आपने कभी देखा है मैनेजर के नाम में चिट्ठी आते हुए कि आपका मार्च 2018 का बैलेंस शीट अभी तक नहीं आया है, इसको आप तुरंत भेज दीजिए? किसी ने देखा है? अगर देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मतलब 2018 का जो बैलेंस शीट था मार्च का, 31 मार्च का, वो उसी दिन हो गया। नहीं आने का सवाल ही नहीं है। क्यों हो गया? इसका मॉनिटरिंग हो रहा था पहले से। It was monitored in such a way that the things happened on due date. So this is called monitoring. तो आज इसी को रहने देते हैं। दूसरा दिन फिर ऐसा ही कुछ पकड़ेंगे। लोन और एडवांसेस में क्या फ़र्क है, रिटर्न और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, रिपोर्ट में क्या फ़र्क है, सब एक ही जैसा चीज़ है, सब एक ही बात है या अलग अलग बात है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट किसको कहते हैं, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट किसको कहते हैं, रिव्यू रिपोर्ट किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं देता है आदमी को, लेकिन ज्ञान जब हो जाएगा तो आपको एक आत्मसंतुष्टि होगी। जिस संस्था में आप काम करते हैं उनकी चीज़ों की जानकारी अगर हो जाए तो आप बहुत संतुष्ट अनुभव करेंगे, भले ही प्रमोशन ज़्यादा आपका नहीं होगा। ज्ञान वाले आदमी का ज़्यादा प्रमोशन होता भी नहीं है, आमतौर पर देखा गया है। प्रमोशन अलग चीज़ है, काम अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है, सब अलग अलग बात है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नमस्कार।